गुड इवनिंग आप सभी को। आज की क्लास जो होगी वो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे सिर्फ आप लोग क्लास 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए मैथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए आपकी बची हुई एग्ज़ाम के मात्र 2 महीने हैं और इस 2 महीने में आपको उतना पढ़ा दिया जाएगा जो लगभग आपके एग्ज़ाम में आएगा। हर टॉपिक से एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है एल्गोरिथम विधि। जैसे आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम, तो आप सब जानते हैं कि मासा कैसे लगाया जाता है। मासा लगाने का तरीका तो सबको पता है ना जी। मासा लगाने का तरीका सबको पता ही है। अब देखिए, जिसको पता है उसको भी, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी, जिसको नहीं पता है उसके लिए विशेष क्लास है ये। देखिए, एल्गोरिथम का जो प्रयोग होगा, जैसे आप भाग चेक करते हैं ना, भाग चेक करते हैं वही होगा। भाग कैसे चेक किया जाता था? भाज्य बराबर क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या है? शेषफल। यही तो आप ऐसे ही तो भाग चेक करते थे। यही है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन ही है, ऐसे ही करना है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन होगा 135 और 225। 135 जो अपना पहला क्वेश्चन है, 135 और 225। 135 और 225 यही है कि मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम, इसको आप ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम क्या होगा? यूक्लिड विभाजन की परिमेय पहले देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन की परिमेय क्या है? यही परिमेय है यूक्लिड विभाजन की परिमेय। जो भी हम भाग चेक करने के लिए बात किए हैं आपसे वही है। तो ये क्या होगा? भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बस यही तो है यूक्लिड विभाजन की परिमेय। देखिए कैसे होगा। आप सभी जानते हैं कि मासा जब भाग विधि से लगाया जाता है, मासा जब भाग विधि से लगाया जाता है तो इसमें जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं, चाहे 2 संख्या हो 3 संख्या हो, मिनिमम 2 संख्याएं दी ही जाती हैं भाग विधि मासा ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे आप जितनी भी संख्या दी गई होंगी उनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या चुनेंगे। क्या चुनेंगे? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या चुनेंगे और उसी छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में आप भाग करेंगे। तो ये 2 ही संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में छोटा कौन है? कौन है सबसे छोटा? 135। तो आपने, हाँ अभी आपने सुना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी पड़ती है। 135 भागे 225। देखिए 135 गुना होता है 270।
तो क्या 2 बार जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो 225 है ना। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 135 के 135। आप माइनस करेंगे, 5 से 5 घटेगा तो 0 आएगा, और 12 से 3 घटेगा तो आएगा 9, 1 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है। अब यही यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका में आपको लिख देना है। परिमेयिका में लिख देना है भाज्य बराबर कितना था। और हाँ, आप तो जानते हैं ना, जिस भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो भागफल होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और ये सब करने के बाद जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। ठीक है। तो इसमें भाज्य अपने कितना है? 225 बराबर भाजक कितना है? 135 गुणे भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। ठीक है, ये हो गया आपका 90। अब इस देखिए, अब ये जो आपका मासा में होता है, जो शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है, उस शेष फल को बना देते हैं भाजक। क्या बना देते हैं? भाजक। और जो भाजक होता है उसको बना देते हैं भाज्य। उसको क्या बना देते हैं? भाज्य। ये भाज्य हो गया आपका। भाजक जो था 135 और शेषफल जो था वो हो गया भाजक। क्यों? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो ठीक है, आगे देख लो। 90 दूना 180, 92 जा 180। तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, इसलिए 1 बार ही ले जाइए। 1 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। माइनस कर दीजिए, घटाएंगे तो 5 से 0 घटेगा तो 5 ही आएगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। ये हो गया 45। फिर से आपका वही विभाजन परिमेयिका लिखनी पड़ेगी। यहां पर भी जितनी बार करेंगे उतनी बार परिमेयिका लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तब तक यही प्रोसेस करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वो शून्य ना हो जाए, शेषफल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस, जो अपना शेषफल है उसको भाजक बनाइए, जो भाजक है उसको भाज्य बनाइए। ये आ गया 90। कितना आ गया? 90। 92 से कितना? 90 सॉरी 92 से नहीं, 90 है तो 45 का टेबल करना है, 45 का पहाड़ा पढ़ना है। 45 दूना 90, 45 टू जा 90। तो ये यहाँ पर पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से कुछ बचा नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया? 0। अब इसकी परिमेयिका जब लिखेंगे, इसकी परिमेयिका कैसे लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये हो गई इसकी परिमेयिका। ठीक है। ऐसे ही जब आपको यूक्लिड विभाजन आएगा, यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका लिखने को आएगी, आप ऐसे ही इतने ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। एल्गोरिथम, किसी नए नाम से आपको घबराना नहीं है। नाम नया है लेकिन काम अपना पुराना ही है, जो आप 4-5 से पढ़ते हो, मासा ही है। ठीक है। चलो देखते हैं। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन होगा, एक टाइप के एक क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आपको जिस क्वेश्चन में भी समस्या होती है, आप उस क्वेश्चन को हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन उसी तरह के दूसरा भी क्वेश्चन आपको समझा देंगे। ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से है। किसी परेड में 616 सदस्य। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न लिखवाया नहीं जाएगा क्योंकि लिखवाने में ज्यादा टाइम लॉस होता है,
इसलिए आप लोग प्रश्न स्वयं अपनी बुक से देख लीजिएगा या फिर मैं प्रश्न को बोल दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, मतलब एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, कितने वाली? परेड में 616 सदस्यों वाली, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, एक सेना है, सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, कितने? 32 सदस्यों वाले, 32 सदस्यों वाले, 32 सदस्यों वाले, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा मासा, इसमें भी निकालना पड़ेगा आपको मासा। और अभी आपने देखा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में मासा निकालते हैं, तो ठीक है, मासा निकालते हैं। देखिए कितने से? 600, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में देते हैं, 616 है ना, तो ये आपका 616 हो गया, 616 हो गया। अब इसी 616 में जब आप भाग करेंगे तो 32 दूना 64, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार, 32 से के 32, माइनस कर दीजिए, 11 से 2 घटेगा तो कितना होगा? 9, और 5 से 3 घटेगा तो होगा 2, ठीक है, और ये होगा 2, और यहाँ पे अब 32 से 29 छोटा है, इसलिए हो जाएगा कितना? 6। 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, तो 256 और 256, 2 58, 58 30 हो जाएगा आपका 288। कितना? 9 बार जाएगा तो हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा? 288। जब आप 16 से 8 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, ये आपका हो गया 8, यहाँ पर हो गया शेष। आप अगर वही प्रमेयिका लिखना चाहें तो आप प्रमेयिका भी लिख सकते हैं। 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, 19 प्लस 8, और फिर इसी 8 से आप भाग दे दीजिए 32 में, तो 8 चौके कितना? 32। यही प्रमेयिका आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें फिर से, इसकी प्रमेयिका हो जाएगी 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, ठीक है, यही प्रमेयिका यहाँ पर आपकी हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना, यही हो जाएगी 8। तो आप जानते हैं कि जो मासा होता है, मासा में आंसर कौन होता है? जिस संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए, तो पूर्ण रूप से किससे कट गए हैं? 8 से। तो क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो गई, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 8, यही होगा 8 इसका आंसर, ठीक है। क्यों? अगर किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। समस्या है क्या? नहीं है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अगला प्रश्न आपका होगा, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपका प्रश्न होगा वो होगा 5005। कितना है?
5000 5005 कि गुणनखंडों को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है? इनका एलसीएम किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि नाम से मत डरिए, सिर्फ आप इसका गुणनखंड कीजिए। अभी आप इसका जब गुणनखंड करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से मैथ के सारे क्लास आपको पढ़ा दिए गए हैं। बेसिक के सारे क्लास, संख्या पद्धति भी पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से डेसिमल भी पढ़ा दिए गए। सभी मैथ के सभी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप पीछे की क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो लासा एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा दिया गया है। तो इसमें देखिए, आपको बताया गया था कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो, तो वह 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर वह संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो, वह संख्या किससे विभाजित होगी? सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाजित होगी। 5 या 3 से विभाजित होगी, लेकिन लास्ट में जाकर के वो 5 से ही विभाजित होगी, ठीक है। तो 5 से चलो विभाजित करते हैं। 5 1 के 5, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या बताया गया था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5 अगर मतलब ऐसे विषम संख्याओं से हो, तो वो या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। किससे कटेगा? या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। चलो ट्राई करते हैं 3 से। 3 त्रिक कर लो, 3 नहीं कटेगा। 7 से चलो ट्राई कर लेते हैं। 7 से, 7 1 के 7, बचा कितना? 3। बगल वाला कितना हो गया? 30। तो 7 चौके 28। 7 चौके कितना हो गया? 28। बचा कितना? 2। बगल वाला कितना हो गया? 21। तो 7 त्रिक 21, ये हो गया 143। तो 143 किससे कटता है? क्या 3 से कटेगा? 3 चौके 12, 2 बचा 23 हो गया, नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। अब 7 के बाद तो अभाज्य संख्या 11 है, 11 से देख लेते हैं। 11 1 के 11, बचा कितना? 3। बगल वाला हो गया कितना? 33। 11 3 33, और 13 तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो वह किसी से कटने वाली नहीं है, इसलिए वह 13 से ही स्वयं 13 1 13। ये देखिए, समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा ना काटना कैसे कटेगी ये। इसलिए देखो, इसके जो गुणनखंडों की गुणनफल होगी, गुणनखंडों की गुणनफल होगी, ये स्वयं वही संख्या होगी। कौन कौन सी? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो चलो इसको यहां लिख देते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। ये तो इसका वही हो गया गुणनफल। लिखना क्या था? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, किसके? 5005 के अभाज्य, 5005 के ये अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, ठीक है। चलो एक ऐसी संख्या लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो छोटी संख्या आपका ले लेते हैं 140 है। 140 ले लेते हैं, 140। जब इससे डिवाइड आप करेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड ये आपका 2 गुणे 5 गुणे 7।
लेकिन अभाज्य गुणनखंड मतलब जो संख्याएं एक ही बार है, तो वह संख्या होगी आपकी 2 गुणे 5 गुणे 7, ये होगी 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखना था। अब आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा पूर्णांकों के युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा है। आपको ये चेक करना है। तो चलो, आज टाइम ओवर हुआ। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन होगा कल। ठीक है, कल मिलेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन जो भी यार क्वेश्चन बोला हूँ कि लासा गुणे मासा, ये दो संख्याओं का गुणनफल करना है, ये क्वेश्चन आपका कल करवाया जाएगा। ठीक इसी समय आपको शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे। ठीक है, गुड नाइट।